नमस्कार, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का राजस्थान सरकार व वेदांता की CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उभरते हुए आयाम, और उभरते हुए आयाम के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा महिला आरक्षण। इससे पूर्व में हम लोग 2 वीडियोस के अंतर्गत सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सामाजिक न्याय क्या होता है इसके बारे में जाना, सामाजिक न्याय की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में जाना, और उसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वे कौन से प्रमुख प्रावधान है जो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सहयोग करते हैं या व्यवस्था स्थापित करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक न्याय के बारे में। अब आर्थिक न्याय के बारे में हम लोग 2 वीडियोस में जानेंगे कि आर्थिक न्याय का अर्थ और उसकी आवश्यकता। फिर इससे अगले वाले वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाए गए हैं और आर्थिक न्याय की स्थापना की बातें करते हैं। देखो बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक न्याय का अर्थ और उसकी आवश्यकता। अब आर्थिक न्याय के अर्थ को समझे उससे पहले हम लोग समझते हैं आर्थिक न्याय की आवश्यकता। देखो, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में सभी प्रकार की गतिविधियों का निर्वहन करता है, सभी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता है, कर्तव्य और अधिकारों का उपभोग करता है, अपना जीवन का निर्वहन करता है। अब व्यक्ति के जीवन के अस्तित्व से लेकर व्यक्ति के विकास तक जो वस्तु आवश्यक है वह है अर्थ, यानी धन, रुपया, पैसा। बिना उसके न तो उसका जीवन यापन हो सकता है, यानी न तो उसके जीवन का अस्तित्व हो सकता है और ना ही उसके जीवन में विकास हो सकता है। तो आर्थिक क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र में न्याय की आवश्यकता की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जब पहली बात तो यही स्पष्ट हो गई कि व्यक्ति के अस्तित्व के लिए और व्यक्ति की जीवन के विकास के लिए आर्थिक क्षेत्र में न्याय स्थापित होना आवश्यक है। देखो, समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक गतिविधियां भी करता है और आर्थिक गतिविधियों के कारण वह धनोपार्जन करता है। इस धनोपार्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ व्यक्ति तो धनवान हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति निर्धन रह जाते हैं। अब जो धनवान व्यक्ति समाज में होता है, जो संपत्तिवान व्यक्ति समाज में होता है, जिसे अमीर व्यक्ति कहते हैं, वह समाज में प्रभुत्वशाली होता है, क्योंकि उसका नियंत्रण आर्थिक संसाधनों पर होता है और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के कारण वह शक्ति वहन कर लेता है, शक्ति को प्राप्त कर लेता है और विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित कर लेता है। आमतौर पर हम लोग समाज में देखते हैं कि जो धनवान व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति होता है, उसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रभुत्व होता ही है, साथ ही साथ उसे सम्मान की प्राप्ति भी अधिक होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में न्याय की आवश्यकता की। तो न्याय किसके साथ होना चाहिए? जो आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हो, कमजोर हो, निर्बल हो। अब वह व्यक्ति क्या करता है? धन प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसके सामने क्या है? स्थितियां नहीं बन पाती हैं, स्थितियां उसके अनुकूल नहीं हो पाती हैं। तो आर्थिक न्याय की आवश्यकता इसीलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए और मुख्यतः निर्बल व्यक्ति के लिए, कमजोर व्यक्ति के लिए वे सकारात्मक, वे सहयोगात्मक स्थितियां उपलब्ध करवाना, ताकि वह अपना विकास कर सके, ताकि वह अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जी सके। इसीलिए आवश्यकता होती है आर्थिक न्याय की। अब आर्थिक न्याय की आवश्यकता व्यक्ति विशेष के लिए इस रूप में होती है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वह आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करके वह दूसरे व्यक्तियों का शोषण करने लगता है। होता भी इसी तरीके से है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। जो अधिक धनवान व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, वह गरीबों का, निर्बलों का शोषण करता है। तो समाज में 2 तरह के वर्ग बन जाते हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। तो समाज का स्पष्ट विभाजन हो जाता है और यह खाई दिन प्रतिदिन और भी अधिक बढ़ती जाती है, समाज का विभाजन हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप कैसा है? लोक कल्याणकारी है।
तो राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक होने के नाते राज्य का प्रमुख दायित्व यह है कि वह सभी व्यक्तियों के कल्याण की व्यवस्था करे, सभी व्यक्तियों के उत्थान की व्यवस्था करे, सभी व्यक्तियों के विकास की व्यवस्था करे और सभी व्यक्तियों का जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जिया जाए, इसकी व्यवस्था करे। तो इसलिए राज्य यह प्रबंध करे, राज्य यह उचित व्यवस्था करे ताकि किसकी स्थापना हो सके? आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। और वह किस तरीके से हो सकती है? वह इस रूप में हो सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और जो रोजगार के अवसर हैं, आर्थिक संसाधन है, उनका वितरण समानता पूर्वक किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति के सामने अवसरों की प्राप्ति का अवसर हो ताकि व्यक्ति गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन का यापन कर सके। क्योंकि व्यक्ति का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा और समाज का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा, वरना क्या होगा? वरना ऐसी अनेक कुप्रवृत्तियों का जन्म हो जाएगा जो समाज को विखंडित कर देगी, समाज की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा देगी, समाज के अस्तित्व को डावाडोल कर देगी। इसीलिए समाज में पहली आवश्यकता, प्रथम आवश्यकता क्या है? आर्थिक न्याय की स्थापना की आवश्यकता है और आर्थिक न्याय ही वह प्रवेश द्वार है, वह प्रथम आधार है, वह प्रथम आधारशिला है जिसकी प्राप्ति के बिना सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं, सभी प्रकार के अधिकार और सही प्रकार की समानताएं निरर्थक हैं, बेकार हैं। क्योंकि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी और जब तक सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक अधिकार नहीं होंगे, यानी आर्थिक न्याय नहीं होगा, तब तक न तो व्यक्ति राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकता है, न ही व्यक्ति सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकता है, न ही सांस्कृतिक और नैतिक न्याय प्राप्त कर सकता है। इन्हीं सभी बातों की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं आर्थिक न्याय की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करना। भाई, व्यक्ति धन संपदा सदैव चाहता है, सदैव प्राप्त करना चाहता है, इसलिए समाज में धन संपदा का अत्यंत महत्व होता है और देखा भी जाता है कि जो धनवान व्यक्ति है वह शक्तिशाली भी होता है और वह सम्मानीय भी होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति की लालसा यह होती है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा यह होती है कि वह भी इस प्रकार का उच्च स्थान प्राप्त करे, वह भी ऊंचा दर्जा प्राप्त करे समाज में, अर्थात वह भी धन संपदा को प्राप्त करे और सभी प्रकार की सुविधाओं का उपभोग कर सके। यदि हम ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करें तो हम लोग पाएंगे कि सभी व्यक्तियों को यह ऊंचा दर्जा, यह सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। होता क्या है कि समाज में एक विभाजन हो जाता है। एक तो होता है साधन संपन्न वर्ग और दूसरा होता है साधन विहीन वर्ग। मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि इतिहास में प्रत्येक युग का यदि अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि एक वर्ग प्रभुत्वशाली वर्ग होता है और वह वर्ग कौन होता है? जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, जिसका आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है, वह प्रभुत्वशाली होता है और वह अपने प्रभुत्व के बल पर दूसरे वर्ग का शोषण करता है। इसी आधार पर मार्क्सवादियों ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत दिया जिसे आर्थिक भौतिकवादी सिद्धांत कहा जाता है। और मार्क्सवादी कहते हैं कि केवल आदिम अवस्था को छोड़कर प्रत्येक युग, इतिहास का प्रत्येक काल दो वर्गों में विभाजित है और उनके विभाजन का आधार क्या है? आर्थिक आधार। एक वर्ग साधन संपन्न है और साधन कौन से? आर्थिक साधन संपन्न है, आर्थिक संसाधनों पर उसका नियंत्रण है। और एक जो वर्ग है वह विपन्न है, कमजोर है, क्योंकि उसका आर्थिक संसाधनों पर या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं है। यदि बात करें मार्क्सवादियों के इस विभाजन की तो मार्क्सवादी कहते हैं कि जो दास युग था उसमें भी दो वर्ग थे, एक था स्वामी और दूसरा दास। दूसरे इसी प्रकार से जो कृषक युग आया उसके अंतर्गत भी समाज दो वर्गों में विभाजित था, जमींदार और कृषक यानी किसान। तो ये वर्ग हमेशा क्या करता है? इस वर्ग का शोषण करता है। फिर औद्योगिकरण का युग आया
और जब पूंजीपति और श्रमिक के रूप में समाज दो भागों में विभाजित हो गया और इस पूंजीपति वर्ग के द्वारा लगातार श्रमिकों का शोषण किया गया और वर्तमान समय के अंतर्गत सर्वहारा और बुजुर्गा वर्ग के रूप में दो वर्ग अस्तित्व के अंतर्गत है। इस प्रकार से मार्क्सवादियों ने इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या की है और उनका मानना है कि जिस वर्ग का आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण है वह वर्ग प्रभुत्वशाली है, समाज में शक्तिशाली है और इस वर्ग के द्वारा हमेशा दूसरे कमजोर वर्ग का शोषण किया जाता है और यह कमजोर वर्ग अलग अलग कालों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कभी ये दास नाम से पुकारा जाता है, कभी ये कृषक या किसान नाम से पुकारा जाता है, कभी मजदूर या श्रमिक नाम से और कभी सर्वहारा। नाम कोई भी हो लेकिन हमेशा उस वर्ग का शोषण होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं होता। और किया किसके द्वारा जाता है? जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। अर्थात समाज में एक वर्ग बहुत अधिक अमीर हो जाता है और दूसरा वर्ग गरीब रह जाता है, विपन्न रह जाता है, तो समाज पूरी तरीके से दो धड़ों में बढ़ जाता है, अमीर और गरीब। एक अधिक सुविधाओं का उपभोग करता है, संसाधनों का प्रयोग करता है और एक अत्यधिक निर्धन अवस्था में विपन्न अवस्था के अंतर्गत रहता है, क्योंकि यह इस वर्ग के द्वारा लगातार शोषण का शिकार हो जाता है। जो अमीर वर्ग है वह गरीब वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है, उसे और अधिक दुर्बल बनाता है और अधिक कमजोर बनाता है और खुद अधिक शक्तिशाली होता जाता है। यहीं से जन्म होता है आर्थिक न्याय की अवधारणा का, यानी इस आर्थिक शोषण की समाप्ति की बात ही कहता है आर्थिक न्याय। ये शोषण कब समाप्त हो सकता है? जब समाज में जो उत्पादन के साधन है उनका समुचित वितरण किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख रोजगार की या आर्थिक स्थितियों की अवसरों की समान रूप से उपलब्धता हो, तो ये जो शोषण है, जो अन्याय है, वह समाप्त हो जाएगा और स्थापना किसकी हो जाएगी? आर्थिक न्याय की। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्य के लिए या समाज के लिए आर्थिक न्याय क्यों आवश्यक है। ये तो हम लोगों ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए या हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए हम लोगों ने बात की। अब राज्य व्यवस्था के लिए जो आर्थिक न्याय है वह क्यों आवश्यक है? देखो, जब व्यक्ति का विकास होगा तो किसका विकास होगा? समाज का विकास होगा और समाज का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। अतः राज्य के समुचित और समग्र विकास के लिए आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल होगा तो राज्य व्यवस्था भी खुशहाल होगी, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन विकसित होगा, विकास की ओर उन्मुख होगा, तो वह राज्य व्यवस्था भी विकास की ओर उन्मुख होगी। इसका दूसरा कारण हम लोग ले सकते हैं वर्तमान शासन व्यवस्थाओं का लोक कल्याणकारी स्वरूप। अब कोई भी शासन व्यवस्था का ध्येय क्या होता है? जनता का कल्याण करना, जनता के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं बनाना, सुविधाएं उपलब्ध करवाना और जनता के लिए इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण करना ताकि उनका समुन्नत विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो यह बात किस प्रकार से स्पष्ट होती है? राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणाओं से, क्योंकि भारत के अंतर्गत लोक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो आर्थिक न्याय की अहम आवश्यकता है, सबसे पहले आवश्यकता है, क्योंकि बिना आर्थिक न्याय के लोक कल्याण संभव ही नहीं हो सकता। और तीसरी इसकी बात करें तो वो इस रूप में है कि जहां जहां आर्थिक अन्याय होता है, यानी आर्थिक न्याय नहीं होता है, वहां वहां अनेक कुप्रवृत्तियों का जन्म होता है और वे कुप्रवृत्तियां हमें समाज में नक्सलवाद के रूप में, राजनीतिक अपराधीकरण के रूप में, तस्करी के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में और आतंकवाद के रूप में दिखाई देती हैं। और भारत के ऐसे बहुत से राज्य हैं और स्वयं भारत देश, संपूर्ण देश भी इन विभिन्न कुप्रवृत्तियों का शिकार है। ये सारी कुप्रवृत्तियां सिर उठाए हुए हैं और ये सब चुनौती दे रही है किसको? भारत की एकता और अखंडता को। इसलिए किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए आवश्यकता किसकी है? आर्थिक न्याय की स्थापना की आवश्यकता है, ताकि उस राज्य का समग्र विकास हो सके, उस राज्य का जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है, प्रजातांत्रिक ढांचा है, वह सबल बन सके
और वहाँ पर जो अनेक प्रकार की कुप्रवृत्तियाँ, दुष्प्रवृत्तियां या बुराइयों का जन्म हो जाता है, उनका जन्म नहीं हो, और यदि हो जाता है तो उनका समाधान हो सके। इसीलिए आर्थिक न्याय को अन्य सभी प्रकार के न्याय की कुंजी कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है, आधारशिला कहा जाता है, क्योंकि बिना आर्थिक न्याय के सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना आर्थिक न्याय के राजनीतिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आर्थिक न्याय क्या है? अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार से संपूर्ण भारत देश के सभी लोगों के लिए आर्थिक स्तर पर समानता स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता है? आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। तो ये तो हम लोगों ने बात की आर्थिक न्याय की आवश्यकता की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है। देखो, हम लोगों ने सामाजिक न्याय के अर्थ के बारे में चर्चा की थी और जाना था कि सामाजिक न्याय वह अवधारणा है, वह सिद्धांत है, वह व्यवस्था है जो यह बताती है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और समाज में सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर प्रदान किए जाए। अब यही बात जब आर्थिक रूप में लागू होती है, आर्थिक क्षेत्र में लागू होती है, तो वह स्पष्ट हो जाता है आर्थिक न्याय। फिर भी हम इसे शाब्दिक रूप से विभाजित करके इसके अर्थ की चर्चा करते हैं। आर्थिक न्याय का देखें तो आर्थिक न्याय दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थिक और न्याय। अब आर्थिक से क्या तात्पर्य हुआ? आर्थिक से तात्पर्य हुआ अर्थ, यानी धन, संपत्ति और संपदा आदि से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी बातें हैं, वे सारी आती है आर्थिक के अंतर्गत। और न्याय से तात्पर्य क्या हुआ? स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का वितरण किया जाए सभी लोगों को, तो व्यवस्था क्या है? न्याय है। यानी कह सकते हैं कि जब धन और संपदा का, समाज के आर्थिक संसाधनों का, सार्वजनिक संसाधनों का सभी व्यक्तियों को समानता पूर्वक वितरण किया जाए और सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक उपार्जन या जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अवसर उपलब्ध करवाए जाए, तो वह व्यवस्था क्या है? आर्थिक न्याय की व्यवस्था कहलाती है। यानी कहा जा सकता है कि समाज या राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे आर्थिक संसाधनों और धन संपदा का न्यायपूर्ण वितरण हो। किनके मध्य? समाज के सभी व्यक्तियों के मध्य। यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि समाज में सभी नागरिकों को ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाए जिससे उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनके व्यक्तित्व का विकास हो और सभी गरिमापूर्ण जीवन जी सके, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सके, मानवोचित दशाओं के अंतर्गत जीवन का यापन कर सके। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो आर्थिक संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण हो ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और गरिमापूर्ण जीवन का निर्वहन कर सके। वही व्यवस्था क्या है? आर्थिक न्याय है। देखो बच्चों, याद रखिएगा, आर्थिक न्याय आर्थिक समानता नहीं है। किसी भी समाज में आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जा सकती। यानी समाज में सभी व्यक्ति एक स्तर पर आर्थिक रूप से हो, ऐसा नहीं हो सकता। आर्थिक समानता की बात केवल काल्पनिक है, लेकिन आर्थिक न्याय की अवधारणा आर्थिक समानता की बात नहीं कहती है। आर्थिक न्याय की अवधारणा कहती है कि समाज के जो आर्थिक संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण हो और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख आर्थिक अवसर उपलब्ध हो ताकि उनका उपभोग करके वह स्वयं का विकास कर सके, समाज का विकास कर सके, राष्ट्र का विकास कर सके। तो ये स्थितियां क्या है? आर्थिक न्याय की स्थितियां हैं। अब इस प्रकार से हम लोग आर्थिक न्याय के बारे में जान चुके हैं। अब विद्वानों ने आर्थिक न्याय को किन रूपों में या किन शब्दों में स्पष्ट किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये डेफिनेशंस वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लें, क्योंकि इन पर हमेशा प्रश्न बनता है। परिभाषाओं पर से प्रश्न पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है बताइए, लेखक का नाम बताइए, या फिर इस लेखक ने या इस व्यक्ति ने आर्थिक न्याय के संदर्भ में क्या परिभाषा दी है स्पष्ट कीजिए। तो बात करें परिभाषाओं की,
तो बात करते हैं सबसे पहले पंडित नेहरू की परिभाषा की। पंडित नेहरू कहते हैं कि भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं होता। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। अब जनता जब भूख से ही मर रही है, लोग भूख से ही मर रहे हैं, उनके सामने स्थिति यह है कि उनका जीवन का अस्तित्व ही खतरे में है, तो उन्हें क्या मतलब है लोकतंत्र से? यानी पहली आवश्यकता क्या है? अपने जीवन का अस्तित्व बचाना। भाई सरकार गिर रही है या हम गिर रहे हैं, दोनों में से पहले किसे देखेंगे हम लोग? हम गिर रहे हैं उसे देखेंगे ना। तो राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति तब प्रवेश कर पाएगा जब उसकी आर्थिक न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होंगी। यहां बात नहीं हो रही है केवल भूख की बात हो रही है। भाई व्यक्ति भूख से मर रहा है एक तरफ तो, और एक तरफ लोकतंत्र की बात हो रही है, तो लोकतंत्र के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र उसके लिए निस्सार है, उसके लिए बेकार है। कोई कहे कि भाई आपका ही शासन है, तो वो कहेगा मेरा शासन काहे का शासन? मेरे यहाँ तो 2 जून का खाना ही नहीं मिल पाता मुझे, तो मेरे लिए किस प्रकार का शासन? तो भूखा व्यक्ति कभी भी अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही राज्य व्यवस्था से उसे कोई मतलब होगा। तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति के आर्थिक न्याय प्राप्त नहीं होगा, उसे राजनीतिक और जो सामाजिक अधिकार दिए गए हैं वो सारे बेकार हैं। इसी प्रकार से इसी बात को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि जो गरीबी की ठोकरें खा रहा है और इधर उधर भटक रहा है और मजदूरी की तलाश कर रहा है, यानी उसे मजदूरी नहीं मिल रही है, वह व्यक्ति संविधान या उसकी विधि पर गर्व कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहा है? दर दर ठोकर खा रहा है, मजदूरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, जीवन निर्वाह के लिए दौड़ लगा रहा है और भूख से मरने की स्थिति हो रही है। तो वह कैसे कह सकता है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, या हमारा देश का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है? कैसे कह सकता है? क्यों? क्योंकि उस संविधान ने और उस लोकतंत्र ने उसे दिया क्या? उसकी पहली आवश्यकता है उसकी भूख का निवारण करना, वही नहीं हो पा रही है, तो ये संविधान और ये विधियां और ये लोकतंत्र उसके निस्सार है, बेकार है। इसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन, ये फ्रैंकलिन है बच्चों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा है कि आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। यही बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के आर्थिक अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, आर्थिक अवसर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, उसे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसे प्राप्त हुई अन्य सभी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वे बेकार हैं। इसलिए आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि व्यक्ति को प्राप्त राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक स्वतंत्रताएं निस्सार है, बेकार है, जब तक उसे आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, जब तक उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, जब तक उसे आर्थिक अवसर प्राप्त नहीं होते, यानी रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते और समाज के संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से नहीं होता, तो वह व्यवस्था क्या हो जाती है? आर्थिक अन्याय की अवस्था हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों से निवारण जब होता है, यानी व्यक्ति के लिए आर्थिक संसाधन, आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, आर्थिक स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होती और व्यक्ति को आर्थिक समानता प्राप्त नहीं होती, यानी आर्थिक न्याय प्राप्त नहीं होता, तो संपूर्ण प्रकार की स्वतंत्रताएं, अधिकार और समानता की जो बातें हैं या सिद्धांत या जो विधियां हैं वह बेकार है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रथम आवश्यकता है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक अधिकार, जिन्हें इस रूप में प्रदान किया जा सकता है कि राज्य ये व्यवस्था करे, समाज यह विधान बनाए या नियम करे या इस प्रकार की स्थापनाएं करे, ताकि समाज के संसाधनों का, यानी आर्थिक संसाधनों का, सार्वजनिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो और रोजगार के अवसर व्यक्ति की पहुंच तक हो, ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज के विकास में योगदान दे सके और गरिमापूर्ण जीवन का निर्वहन कर सके। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे
आर्थिक न्याय की स्थापना करने से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।